तो हम आरबीआई देख लेते हैं। आरबीआई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसको हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था। फिर 1 अप्रैल 1935 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद कलकत्ता में पहले इसका हेडक्वार्टर जो है कलकत्ता में बनता है। देन उसको शिफ्ट कर दिया जाता है मुंबई में। इनिशियली जो ये प्राइवेटली ओन्ड कंपनी रहती है, बाद में 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद आरबीआई एक 1934 में कुछ सेक्शन थी जिसके अकॉर्डिंग आरबीआई जो फंक्शन करती है, इनको क्या क्या पावर मिलती है, ये सब इसमें लिखा गया है। तो हम जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो देख लेते हैं। सेक्शन 3 इस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ आरबीआई। सेक्शन 4 कैपिटल ऑफ द बैंक। सेक्शन 7 द गवर्नमेंट टू कंसल्ट एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नर टू एक्ट ऑन सर्टेन इशूज दैट द गवर्नमेंट कंसिडर्स सीरियस एंड ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। सेक्शन 8 की बात करें तो यहाँ पे composition of the board, central board of directors. Section 17 business carried out by the RBI. Section 21 RBI must conduct banking affairs for the central government and manage public debt. ठीक है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जितने बैंकिंग अफेयर्स है वो आरबीआई मैनेज करती है बेस्ड ऑन सेक्शन 21। देन सेक्शन 22 आरबीआई इज एक्सक्लूसिव राइट टू इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया, जिसके बेसिस पे आरबीआई करेंसी नोट निकालती है। और सेक्शन 47 सरप्लस ट्रांसफर, मतलब आरबीआई के पास जब भी सरप्लस होता है तो उसको वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना रहता है। अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल 21 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर्स होते हैं। एक गवर्नर, चार डिप्टी गवर्नर, 10 एक्सपर्ट्स, 4 लोकल बोर्ड्स, एक फाइनेंस सेक्रेटरी एंड एक इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी। लोकल बोर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली एंड न्यू दिल्ली यहाँ पे। आरबीआई के ऑफिस की बात करें तो बेंगलोर, हैदराबाद, कानपुर, जयपुर एंड जम्मू। इसके बाद आरबीआई जो है गवर्नमेंट को बोरिंग्स देती है, मतलब गवर्नमेंट के लिए ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स जारी करती है। तो ट्रेजरी बिल्स यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होते हैं, काफ़ी शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। ठीक है। डेटेड सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स जो गवर्नमेंट बोरो करती है लॉन्ग टर्म मनी बॉन्ड के थ्रू उसको बोलते हैं। इसमें ये बात ध्यान रखने की कि ट्रेजरी बिल्स जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं होता है। ठीक है। तो इसके लिए आरबीआई अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इसको हम बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांस, जिसके थ्रू आरबीआई की हेल्प से स्टेट गवर्नमेंट जो है बोरो करती है मार्केट में बॉन्ड इशू करके। फंक्शंस की बात करते हैं यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, तो कहाँ कहाँ प्रिंट करती है, देवास में, नासिक में, मैसूर में, सालबोनी में। बैंकर टू द गवर्नमेंट, क्रेडिट कंट्रोल, मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे लाती है। बैंकर टू द बैंक्स रहती है, मैनेजर ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। इसके बाद हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की जो आरबीआई मैनेज करती है, तो आता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो है ओवरऑल मनी सप्लाई काम इकोनॉमी की कंट्रोल करने में हेल्प करता है, वही क्वालिटेटिव जो है पर्टिकुलर सेक्टर्स में मनी कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है आरबीआई को। ठीक है। तो पहले हम क्वांटिटेटिव देख लेते हैं। सबसे पहला आता है रेपो रेट। तो रेपो रेट में क्या होता है, बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को देती है और इसके बदले आरबीआई उनको कुछ मनी देती है। आफ्टर सम टाइम बैंक्स क्या करती है, यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस से आरबीआई से लेती है और कुछ मनी आरबीआई को इंटरेस्ट पे करती है उस पर। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम रेपो रेट, रीपर्चेसिंग रेट। ठीक है। रीपर्चेसिंग रेट इसी का उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पे क्या होता है, बैंक्स आरबीआई से बोरो नहीं करती है, बैंक्स आरबीआई को मनी देती है। ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई को मनी मिलता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक्स को मिलती है। तो एक तरह से यहाँ पे एफडी का हम बोलते हैं, जो हमारा कंसेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई होता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहती है। तो अब बैंक्स को क्या होता है, फॉर एग्जांपल कुछ टाइम के लिए उनके पास एक्सेस मनी पड़ा हुआ है फालतू का, तो उसको कुछ कमाई तो करनी है उस मनी से, तो वो क्या करती है, बैंक्स जो है आरबीआई को दे देती है ताकि उनको कुछ इंटरेस्ट और अर्न कर सके मनी। ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है रिवर्स रेपो में, कि यहाँ पे बैंक्स के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो नहीं रहती है, तो उस केस में क्या करें, तो उसके लिए आरबीआई एक स्कीम प्रोवाइड करती है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जो कि उर्जित पटेल ने रिकमेंड करा था। ठीक है। इसमें क्या होता है, बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली अपना मनी जो है आरबीआई के पास डिपॉजिट करा सकती है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये सेम कंसेप्ट रेपो का उल्टा, सेम रेपो कंसेप्ट है जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं रहती है। तो इस केस में क्या होता है, अगर बैंक्स को आरबीआई से बोरो करना है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के। ये ओवरनाइट टाइम के लिए ही होता है, काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बैंक रेट की बात करें तो सेम, बैंक्स जो है आरबीआई से बोरो कर सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। इसके बाद आता है कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो में क्या होता है,
कि कुछ परसेंट ऑफ एनडीटीएल जो है बैंक्स जो है आरबीआई के पास रखती है, ताकि जो कस्टमर जो सेविंग अकाउंट जिनके पर्सन के अमाउंट जो है बैंक के पास रखा हुआ है, वो कभी भी अमाउंट को पैसे को वापस लेने आ सकते इस केस में सेफ डिपॉजिट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई के पास परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल जो है रखा रहता है, इस पे आरबीआई कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती है, ये न्यूट्रल मनी रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। यहाँ पे क्या होता है, सेम कंसेप्ट है, परसेंट ऑफ एनडीटीएल जो है एसएलआर में रखना पड़ता है इसमें, लेकिन जो बैंक से उनको कुछ अर्निंग या फिर इंटरेस्ट पे मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, इनको बोला जाता है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, गोल्ड लोन में, इस तरह गोल्ड लोन में नहीं, सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करो ताकि आपके। ठीक है, इसके बाद होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो दो तरह के होते हैं, टाइप्स होते हैं, आउटराइट जिसको हम लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल टाइम पीरियड, और रेपो रेट जो कि शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। इसके बाद ट्राइपार्टाइट रेपो होता है। यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल दो बैंक से बैंक है, ठीक है, ये आपस में ट्रांजेक्शन करती है, तो एक थर्ड बैंक बीच में आती है और इनको ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो इसके ध्यान रखती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स पे, क्वालिटेटिव मेजर पे। तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, इसमें आरबीआई बोलते हैं कि आप अपना परसेंट ऑफ ए एन बी सी, परसेंट ऑफ ए एन बी सी, परसेंट ऑफ ए एन बी सी जो है पीएसएल में डालो, प्रायोरिटी सेक्टर को लेंडिंग में दो, लोन्स दो प्रायोरिटी सेक्टर को। ठीक है, तो इसका परसेंटेज वेरी करता रहता है, आरबीआई डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल 25% आपको यहाँ पे लोन देना पड़ेगा, इसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लोन देना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। यहाँ पे आरबीआई कुछ ऐसे रूल्स लाती है, फॉर एग्जांपल आपका ईएमआई का जो है इंस्टॉलमेंट पेमेंट बढ़ा देती है। मतलब क्या कि पहले अभी फॉर एग्जांपल 6 महीने में आपको पेमेंट करना है, आरबीआई बोलेगा नहीं आप इसको बढ़ा दो, आप 12 मंथ कर दो। ठीक है, आप इसी का कम भी कर सकती है, आरबीआई बोल सकती है 12 मंथ नहीं आप 6 मंथ करो ओनली। इससे क्या होगा, जो लोन ईएमआई पे कर रहे हैं, जो लोन ले रहे हैं, वो हो सकता है कम ले या फिर ज़्यादा ले। इसके बाद होता है मार्जिन ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास गोल्ड लोन आपको लेना है, तो आपने 1 लाख का गोल्ड किसी बैंक को दिया, तो आरबीआई इस पे बोलते कि आप 1 लाख पे पूरे पे गोल्ड लोन नहीं दे सकते, 1 लाख का पूरा लोन नहीं दे सकते, आपको एक परसेंटेज दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 75% पे ही आपको लोन मिलेगा, मतलब 75,000 यहाँ पे आप लोन पे ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन में क्या होता है, आरबीआई यहाँ पे बैंक्स को कोऑपरेट करने को बोलती है। पब्लिसिटी में आरबीआई एडवर्टाइजमेंट डालती है, और डायरेक्ट एक्शन में आरबीआई अगर कुछ बैंक जो गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रही है तो उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। ठीक है,